अब ईवीएम मशीन क्या है, डाटा प्रोग्रामिंग करता है। वो डाटा प्रोग्रामिंग में जो भी सत्ता के केंद्र पे काबिज लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत आसान काम है। हर 50 वोट के बाद 51वां वोट अगर वो चाहता है चुनाव आयोग सेटिंग करके तो उसको दिलवा सकता है, वो जिसको चाहता है, जिसको भी चाहता है। नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो मत का दान क्यों नहीं हो सकता। दो व्यक्तियों ने पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह वहम का व्यापार करता है और उस व्यापार में क्या होता है, सपने दिखाए जाते हैं। हर्षद मेहता की तरह बड़े बड़े सपने और आदमी का जेब खाली करते हैं। अर्नब के नाम पे इनको बहुत तकलीफ आती है क्योंकि वो उनका एक पालतू तोता है ना। अगर जैसे ही जो बाइडन आएगा सारे दुनिया के लोकतांत्रिक देश सरसब्ज होंगे, समृद्ध होंगे। और भारत में भी लिख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत और ताकतवर लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। वहाँ पे हर व्यक्ति को, देश के प्रथम नागरिक को, यानी राष्ट्रपति को चुनने का सीधा मौका मिलता है। सबके वोट काउंट होते हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। जो जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे भारत है, हमने क्या सारी चीज़ें इंपोर्ट की है। 299 लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान की रचना की थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और दुनिया का एक पवित्र ग्रंथ बनाया। लेकिन उस पर अभी तक हम लोग चलना शुरू नहीं किए। जैसे ईवीएम मशीन है। अब ईवीएम मशीन क्या है, डाटा प्रोग्रामिंग करता है। वो डाटा प्रोग्रामिंग में जो भी सत्ता के केंद्र पे काबिज लोग हैं चुनाव आयोग के साथ मिलके वो कुछ भी धांधली कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। जैसे मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। हर 50 वोट के बाद 51वां वोट अगर वो चाहता है चुनाव आयोग सेटिंग करके तो उसको दिलवा सकता है, वो जिसको चाहता है, जिसको भी चाहता है। तो ईवीएम से एडवांस स्टेज की मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है तो मत का दान क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए पहली शर्त है नोटा को प्रत्याशी का दर्जा देना। अभी तक हमारे ईवीएम में नोटा प्रत्याशी नहीं है। मान लो अगर हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, नोटा को प्रत्याशी कर दें, नोटा पे कैसे कर सकते हैं प्रत्याशी, किसको वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे हमने 2019 में 39 दिनों तक चुनाव करवाए। डिजिटल इंडिया हम बनाना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हम विश्व के गुरु बने। मैं उसी रास्ते का आपको माध्यम बना रहा हूँ। आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक ये सूचना पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं नेट बैंकिंग से मेरा पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं नेट बैंकिंग से पेटीएम यूज़ करता हूँ। मैं नेट बैंकिंग से उबर ओला को पेमेंट करता हूँ। विद इन 10 सेकंड मैं पेमेंट दे देता हूँ। तो वो तो मत का दान है, वो क्यों नहीं कर सकता। लेकिन नोटा को प्रत्याशी का दर्जा कैसे मिलेगा, ये प्रश्न का बड़ा मार्मिक है, संवेदनशील प्रश्न है। अभी तक क्या है, नोटा को ईवीएम पे लगा दिया गया, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएंगे नोटा के बाद वो विनिंग कैंडिडेट है। इससे समस्या हल नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी एक क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, अगर नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो हम उसको PIL बना के, जनहित याचिका बना के सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे कि जनता ने सारे प्रतिनिधियों को नकार दिया है। अब आप रिकॉल करिए और इस सिस्टम से इनको बाहर करिए, सारे उम्मीदवारों को, और चुनाव का रिकॉल करिए और 10 मिनट में चुनाव कराइए। मोबाइल से वोट, मतलब 10 मिनट के अंदर, जैसे फ्रांस में होता है, देश सारा खड़ा हो जाता है आज़ादी के दिन, ऐसे 10 मिनट सारा देश खड़ा करके आप वोट कर दो। क्यों नहीं हो सकता। जब मोबाइल के जरिए हम सारी दुनिया को मुट्ठी में कैद कर सकते हैं तो वोट क्यों नहीं कर सकते। अक्सर सवाल उठते रहे ईवीएम पे, सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगते हैं कि ईवीएम घोटाला करती है। अभी बिहार चुनाव में भी जब पहला चरण हुआ तब भी ईवीएम खराब हुए, दूसरे चरण में भी हुआ। क्या लगता है, सत्ताधारी पार्टी कब्जा कर रही है ईवीएम पे? हाँ देखिए, अब थोड़ा हमें अतीत में चलना होगा। 1885 में कांग्रेस बनी, लंबे समय तक आज़ादी का आंदोलन चला। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब एक ही पार्टी हुआ करती थी। उसी पार्टी से बगावत करके हेडगेवार जी निकले थे। 1925 में RSS की स्थापना की थी उन्होंने, और ये चुनौती दी थी कि एक दिन मैं इसको नेस्तनाबूद करूँगा। तो पहली बार इनको मौका मिला 2014 में और 2019 में।
तो ये लोग तो सारे खेल खेलने वाले हैं। जैसे अभी आप देखिए मुंबई के अंदर अर्नब को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2018 का एक केस है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, 83 लाख रुपए उस पर और 2 और लोगों पे 5 करोड़ 40 लाख रुपए। अब वो कह रहा है साहब जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। अब आप बताइए, एक विधवा महिला, उसका पति, उसकी सास, दोनों ने आत्महत्या करी है। वो केस बना 306 का, उस केस में उन्होंने पहले फडणवीस साहब ने उसको क्लोजर रिपोर्ट लगवा दी प्रभाव में आके। अब वापिस जब सीआईडी में जांच गई है, 6 महीने जांच हुई, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो इसमें अब ये पत्रकारिता कहाँ से आ गई? मैं आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ, पत्रकारिता में 5 चीज़ें होती हैं, कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों। इसमें से एक भी चीज़ आप हटा दीजिए, वो पत्रकारिता नहीं रह जाती, वो बिजनेस हो जाता है। ठीक है सर, तो क्या लगता है कि ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम का घोटाला है या नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, इनका सारा सेटिंग आप देखिए। अब ये प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। अब ये आप जो विचारधाराओं की बात करते हैं उन सबको आप अलग हटा दो। ये गुजरात मॉडल है, 2 व्यक्तियों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है। वो प्राइवेट कंपनी धन पर और बाहुबल के उस पर सारा काम करे। उसके आईटी सेल के हज़ारों लोग ट्रोलिंग करते हैं पैसा लेकर। सारा खेल, ये गुजरात मॉडल पैसे का मॉडल है, इसको समझना होगा। अब ये ज्योतिरादित्य को अभी लाए, बताओ आप, वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर कह रहा है कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मतलब विचारधाराओं की भी लड़ाई नहीं, अब मेरी लड़ाई है। अब ये मैं शब्द कहाँ से आ गया? ये प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं मैं शब्द को? ये दोनों भाई, गुजराती मॉडल। कुछ नहीं है, कोई विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, शुद्ध रूप से व्यवसाय की लड़ाई है। आपको तो पता होगा, अमित शाह वहम का व्यापार करता था, ये तो ब्रोकर था NCDX का। वो उस व्यापार में क्या होता है, सपने दिखाए जाते हैं हर्षद मेहता की तरह, बड़े बड़े सपने, और आदमी का जेब खाली कर लिया जाता है। तो इनकी जो मानसिकता है, उसी मानसिकता के तहत तो ये लोग काम कर रहे हैं। इनके अंदर वो देश प्रेम की भावना कहाँ से आप पैदा करोगे? अब आप देखिए, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। हाँ, वो प्रमाण पत्र बांटने वाली एजेंसी भी है ना वो। उनको ये पता नहीं है, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। जिस मानवता को वो तार तार कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। वो कह रहे हैं, एक अर्नब को लेकर के कह रहे हैं देश में आपातकाल हो गया, तुम 6 साल से क्या कर रहे हो? लाखों लोग मर गए सड़कों पे कोविड-19 के चलते। बताओ आप, इनकी नैतिकता वहाँ जवाब दे। इनका उत्तर प्रदेश में, बिहार में इतने खून की होली खेली जा रही है। 2002 में इन्होंने क्या किया गुजरात में? ये तो खुद ही एक्यूज्ड है अमित भाई, ये तो 302 में एक्यूज्ड थे लोया वाले प्रकरण में, कैसे निकल गए? ये अर्नब को कैसे निकालना चाह रहे हैं? ये सारा खेल। दिल्ली में क्या हो रहा था? इनका एक सहयोगी जो आप पार्टी में था, जो विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी के महिला के काले चिट्ठे खोल रहा था, ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बोल रहा था। और वही व्यक्ति जब इनके साथ आया तो इनके पक्ष में उतनी ताकत से बोलने लग गया। डीसी खड़ा हुआ और बोल रहा है, पुलिस अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, नहीं तो हम निपटेंगे इनसे। बताओ आप, उसका नाम नहीं है कहीं भी लिस्ट में। अर्नब के नाम पे इनको बहुत तकलीफ आ रही है, क्योंकि वो उनका एक पालतू तोता है ना। वो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के खुद का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। काय का पत्रकार है वो इनका पालतू तोता है, कोई पत्रकार नहीं है। और पत्रकारिता जगत के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, मैं किसी पुलिस का पक्षधर नहीं हूँ कि पुलिस कार्रवाई सही करती। मेरे ऊपर भी पुलिस ने झूठे अनगिनत मुकदमे डाले थे। तो FR और यूरो रिपोर्ट 2 तरह की रिपोर्ट होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अमित शाह जी, आपको खुली चेतावनी देता हूँ, आप देश के गृह मंत्री हो, अगर महाराष्ट्र के अंदर ये बोगस केस है उस महिला का, तो 182, 211 सेक्शन में उस महिला के खिलाफ, विधवा महिला के खिलाफ झूठी रिपोर्ट का केस दर्ज करवाइए और उसको गिरफ्तार करके अंदर करवाइए, नहीं तो आप गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। ये नैतिक रूप से आपका कर्तव्य बनता है, आप देश के गृह मंत्री हैं, सट्टा बाजार नहीं चला रहे हैं आप। अच्छा, अभी आपने लॉकडाउन की बात की कि लाखों लोग की मौत हुई, लाखों बेरोजगार हुए। उस टाइम अमित शाह जो गृह मंत्री हमारे हैं, वो बिल्कुल मौन थे, लेकिन जैसे ही अर्नब की गिरफ्तारी हुई, अब वो उस पर बोल रहे हैं। देखिए, उनका जो नैरेटिव है वो सिर्फ सत्ता के केंद्र पे काबिज रहना, उनको देश से कोई लेना देना नहीं।
अगर देश से लेना देना होता, पिछले 6.5 सालों में उनके सारे गेम प्लान देखो। नोटबंदी बर्बादी, अधूरी जीएसटी बर्बादी, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, 370, सारे खेल जो उन्होंने रचाए, वोट के ध्रुवीकरण के खेल, उसमें राष्ट्रभक्ति कहाँ है? आप मुझे बताइए, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, गुजरात में आज की तारीख में मैं खेड़ू हुए बिना, मैं नहीं, गुजरात का भी कोई व्यक्ति अगर वो खेड़ू नहीं, खेड़ू मतलब किसान होता है, अगर वो नहीं है तो 1 इंच भूमि खेड़ू की वो नहीं खरीद सकता है। तो पहले आपके गुजरात में तो 370 हटाइए। 370 का मतलब क्या होता है? एक देश एक संविधान। तो एक संविधान कहाँ है? मैं भारत का नागरिक हूं, रजिस्टर्ड नागरिक हूं, मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, मैं गुजरात के अंदर खेड़ू की जमीन नहीं खरीद सकता। लिख लीजिए आप। अच्छा, हाँ, तो बताइए आप अपने पहले जिस प्रांत से आप आते हैं उसको तो ठीक कर लो। देश तो बहुत व्यापक शब्द है, पहले गुजरात को तो ठीक कर लो। आज मैं 2 घटनाओं से आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक हुआ करते थे। महाराष्ट्र में हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रांत है महाराष्ट्र, जहाँ का ऑटो वाला आपसे 2 रुपये भी फालतू नहीं लेता है। जैसे मीटर 15 रुपये पे ऑन हुआ, आपको पूछने की जरूरत नहीं, जहाँ भी जाना आपको ना आपसे धोखा करेगा। और गुजरात में आप जाइए, आप ऑटो वाले से मत पूछो, वो 20 रुपये की जगह 200 रुपये आपसे निकाल लेगा। और वो 18 रुपये होंगे मराठा के पास, 2 रुपये भी आपको वापस करेगा, बोलेगा साहब मेरी आदत मत बिगाड़ो। ये है चरित्र का निर्माण जो महाराष्ट्र में दिखता है। जैसे अमित शाह जी अब पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और कल उन्होंने एक आदिवासी के घर पे खाना खाया, तो क्या लगता है ये सिर्फ चुनाव के लिए फिर से तैयारी है 2021 की? पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन कि हर चीज की मार्केटिंग करना जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पानी बेचने का धंधा गुजरात की धरती से शुरू हुआ। पूरे देश में लोग प्याऊ लगा के सेवा करते थे पानी से। उस पानी को बेचने का ज्ञान गुजरातियों ने दिया। ये गुजरात का मॉडल है ना, ऐसा अपाइज बना देगा भारत को, ऐसा अपाइज बना देगा कि लोग दिमाग की बजाय पेट से सोचने लग जाएंगे। ऐसा कर देंगे। आप करें आप अपाहिज बना देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कहते हैं कि गुजरात मॉडल पूरा भारत का विकास होगा। थोड़े दिन रुक जाइए आप, ये कल के दिन की बात है। कल जो बाइडन को आ जाने दीजिए। इनका जो नारा था ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प हारा और इनकी लिख लीजिए आप, उल्टी गिनती शुरू इनकी। अच्छा, ये कह रहे हैं ट्रम्प सरकार, लेकिन यही ट्रम्प के बेटे कह रहे हैं कि जो कश्मीर वो भारत का हिस्सा नहीं है। देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री अभी मौन है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें अपनी सुविधाओं से तय करते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं। अगर देश से लेना देना होता तो IAS IPS UPSC तैयार करती है ना। मसूरी में, हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है उन बच्चों की जो कलेक्टर SP बनते हैं। ये सारे गुजरात केडर के लोग क्यों खींच के ला रहे हैं? इनके हिसाब से काम। अभी BSF का हेड किसको बना दिया? DG राकेश अस्थाना को। कौन है ये राकेश अस्थाना? इसने कितने गेम किए। CBI में आलोक वर्मा जी जब डायरेक्टर थे, इसको आरोपी बना के अरेस्ट करना चाहते थे। वो रात को घर बैठा दिया उनको, आलोक वर्मा जी को। उनके 32 साल के कैरियर में कोई उंगली नहीं उठा सकता आलोक वर्मा जी पे। और राकेश अस्थाना, क्या बताएं आपको, क्या नहीं किया उसने। गुजरात में रहते हुए कितने क्राइम किए उसने, मतलब उसका अगर रिकॉर्ड छाना जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग IPS बन के कैसे रह सकते हैं। ट्रम्प सरकार के लिए कुछ लोग भारत में हवन कर रहे हैं, जबकि वही ट्रम्प भारत को कहते हैं कि आतंकवादी देश है, इसकी हवा गंदी है। देखिए, 2 चीज़ें मैं कहता हूँ। भारत में जो सबसे बड़ा क्राइम है, जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में गंदगी है। ट्रम्प साहब ने बात, हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। वो ट्रम्प तो कह रहा होगा, वो अपनी दृष्टि से सोचता है, लेकिन मैं एक साधु होकर, जो मेरा धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, इस देश में जो सबसे बड़ा क्राइम है मानव जाति में, वो है माँ के गर्भ से अछूत पैदा करना। संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी ज्ञान के बल पे श्वास लेते समय एक स्वर का उद्घोष कर सके। एक स्वर। प्रकृति ने सिर्फ 2 जातियां बनाई है, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। युग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया? मोटा भाई ने और नरेंद्र भाई ने इन्हीं को शस्त्र बना के समाज को बांट दिया। और परिणाम क्या हो रहा है? पूरे देश में
सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। जी सर, जैसे ट्रंप की बात की, हवन हो रहा है जिताने के लिए, जब लेकिन वो हमारा भारत के बारे में ऐसी बात बोलते हैं और वो प्रधानमंत्री के दोस्त भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मौन क्यों, जब वो भारत को कहते हैं कि सीरिया के जैसे देश में तुलना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि भारत की हवा गंदी है, यहाँ मत जाइए, और अब बयान आया है उनके बेटा का कि भारत जो कश्मीर है वो कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री मौन क्यों है? आप इतने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं सोशल मीडिया में रहकर। आपकी नेशनल मीडिया तो कह रही है कि पाकिस्तान के संसद में जो है वोटिंग, वो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बताओ, हमारी नेशनल मीडिया क्या नैरेटिव चला रही है? वो कह रहे हैं बेचारे वोटिंग वोटिंग, हमारे कह रहे हैं मोदी मोदी। अरे इनके दिमाग में कूड़ा करकट है, हमारे दिमाग में कूड़ा करकट है। वो कूड़ा करकट दूर करने का मैं सरल स्रोत बता रहा हूँ। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। अगर ये चीज़ समझ जाएं तो मैं दावे से कहता हूँ दुनिया में आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं है। तो हमें वैज्ञानिक धरातल पे समाज को लेकर चलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो और डोनाल्ड ट्रंप हमारी बुराई ना करे। डोनाल्ड ट्रंप तो अब अतीत का हो गया, अब कल से नया व्यक्ति आ रहा है जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक है, वो खुली विचारधारा का आदमी है। अगर जो बाइडन जीत गया, ये हालांकि रुकावट पैदा करने की बहुत कोशिश कर रहा है डोनाल्ड, लेकिन एक्चुअल हार रहा है। अगर जैसे ही जो बाइडन आएगा, सारे दुनिया के लोकतांत्रिक देश सरसब्ज होंगे, समृद्ध होंगे, और भारत में भी लिख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि तब दुनिया में सिर्फ वही लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे जो ईमानदारी से उस अब्राहम लिंकन के विचार को आगे बढ़ाएंगे, जनता का, जनता से, जनता के लिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।